आज सुमन की शादी का दिन था। वह बहुत खुश थी। उसके सास ससुर और बाकी सभी रिश्तेदार शादी में नाच गा रहे थे। चारों ओर रौनक थी। ढोल की थाप पर सब झूम रहे थे। सुमन के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसकी आंखों में नए जीवन के सपने चमक रहे थे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन की सास का व्यवहार बदलने लगा था। जो सास पहले उसे मीठे बोलों से अपनापन जताती थी, अब वही छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थी। कभी खाना पसंद न आने पर बुरा भला कहती, तो कभी घर के कामों में कमी निकालती। धीरे धीरे वह सुमन पर तरह तरह के आरोप लगाने लगी। मायके से दहेज तो कम लाई ही थी, अब क्या संस्कार भी कम ही लाई हो। जब देखो तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ता है। और एक तरफ मेरी बेटी को देखो, उसे सब कुछ आता है। बड़ों का आदर करना, बात करने का बहू, तरीका, कभी घर हमारे चलाना। भी पांव छू लिया करो। हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और तुम हमारी इज्जत भी नहीं कर सकती। देखो आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। सुमन की सास, ससुर और ननद अक्सर आपस में बैठकर उसकी बुराई किया करते थे। अरे नेहा, ये सुमन तो बस चुपचाप पड़ी सोती रहती है। जब देखो मोबाइल पर बैठी रहती है, अपने पीहर वालों से बातें करती रहती है। अरे धीरे बोलो, वो चुड़ैल सुन लेगी। हमें तो बस पैसे से मतलब है। जैसे ही यहां से चली जाए, चैन मिले। और उसके पीहर वालों से कुछ पैसे भी तो वसूलने हैं। ये सुन महारानी, मेरी बेटी के लिए आज कुछ अच्छा बना देना। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे आज खुश रहना चाहिए। मान देखिए ना, भाभी ने आज तो मुझे चाय तक नहीं पूछी। मैं उनके लिए कितना कुछ करती हूँ, आह तक कि उनका आधा काम भी मैं ही करवाती हूँ। वो तो कुछ करती भी नहीं। अरे, इस सुमनिया को कितनी बार समझाया है कि मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे, ये चुड़ैल तो मेरी बिटिया को भूखा मारेगी। पहले तेरी सास और अब ये तेरी भाभी तेरे दुश्मन हैं। मेरी लाडो, चलो, इसको तो मैं बाद में समझाऊंगी। पहले तुम कुछ खा लो मेरी लाडो बिटिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज बाजार चलते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाऊंगी मैं अपनी लाडो को। और हाँ, ये बात सुमनिया को मत बताना। हम चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ बिटिया। सुमन के सास ससुर और उसकी शादीशुदा ननद उसे ताना देने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। दिन भर घर में उसकी बुराई ही चलती रहती थी। उसके सास और ससुर तो जैसे उसे खरीद कर लाए हों, ऐसा व्यवहार करते थे। कभी उसे बड़ों के आदर के बहाने ताने देते, तो कभी यह कहकर कि हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। कभी यह कहकर कि यह भी तो तुम्हारा ही घर है। ऐसी बातें बोल बोल कर उसका अपमान करते जा रहे थे। परंतु वे उसे वह अधिकार नहीं दे रहे थे जिनकी वह हकदार थी। वे तो बस उसका इस्तेमाल कर रहे थे, अपने मतलब को पूरा करने के लिए। जब अगले दिन सुमन बीमार पड़ी थी, तब उसकी सास उसके कमरे में आती है और बोलती है। अरे ये देखो, घर का सारा काम पड़ा है और ये महारानी अभी तक बिस्तर पर पड़ी है। कोई काम ही कर लो, जब देखो तब सोती रहती हो। और हमारी प्यारी लाडो को देखो, उसके जैसी बनो, तब माने कि तुम में भी कोई बात है। आज जाने दो मेरे बेटे को, सब बताऊंगी उसे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते, और मेरी बेटी तो दो कपड़ों में ही खुश रहती है। तुम्हें तो हम कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। न जाने कब सास ससुर को अपना मानोगे तुम। वो तो हम ही हैं जो तुम्हें यहां रखे हुए हैं, नहीं तो कब का निकाल दिया होता तुम्हें। अब हमारी मेहरबानी समझो इसे। बस कीजिए माँ जी, अब बहुत हो गया। मुझे आज तेज बुखार था, लेकिन आपने मुझे पूछने की जगह अपना स्वार्थ निकालना ज्यादा जरूरी समझा। अगर आपने मुझे अपना माना होता, तो आप मेरा हाल पूछती, ना कि मुझे ताने मारती। आ रही हूँ खाना बनाने, लेकिन आपके लिए नहीं, अपने लिए। अब मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। जब आप मुझे दिल से समझेंगी,
तभी मैं आपको अपना मानूंगी। आप अब यहाँ से जा सकती हैं। मुझे बस आपसे यही कहना था। सुनिए जी, आपकी माताजी और दीदी, लाडो और बाबूजी के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। वे मुझे हर समय ताने देते रहते हैं। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। कृपया आप उन्हें समझाइए कि मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर आप उन्हें समझा देंगे तो शायद वे मेरी कदर करने लगे। मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। आप उनके बेटे हैं, शायद वे आपकी बात मान जाएं। सुमन अपने पति को सारी बात बताती है, परंतु वह अपने माँ बाप और बहन के खिलाफ एक शब्द सुनने को भी तैयार नहीं होता और वहां से बिना कुछ ज्यादा बोले चला जाता है। सुमन को अब किसी से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने पति से भी सब बातें बताई, लेकिन कोई बदलाव न देखकर वह बेहद परेशान हो चुकी थी। वह मानसिक परेशानी से गुजर रही थी। घर के ऐसे माहौल के कारण उसका दिमाग फटने को हो रहा था। परेशान होकर वह घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती और भगवान से ही अपनी मुश्किलों का हल मांगती थी। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये लोग मुझे इतना तिरस्कार देते हैं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं अपना जीवन इस तरह मानसिक परेशानी के साथ नहीं गुजार सकती। मेरा दम घुटने लगा है। मैं आपकी भक्त हूँ भगवान, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं रोज आपकी पूजा करती हूँ। अब आप ही मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए ताकि मैं इन लोगों के बिना और इनके साथ की परवाह किए बिना खुश रह सकूं। कुछ दिन बाद जब सुमन बाजार में जाती है, तो वहां उसकी मुलाकात मीना से होती है, जो कपड़ों का अच्छा व्यापार करती है। मीना सुमन से कुछ बातें करने लगती है और कहती है, अरे सुमन, मेरी सहेली, कैसी हो? और बताओ, आजकल क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे हाथों की कला के बारे में बहुत सुना है। तो क्या तुम अपने सपनों की दुकान कब खोलने जा रही हो? मेरी मानो तो तुम घर से ही शुरुआत करो और अपने फैशन डिजाइन को आगे बढ़ाओ। खैर, मैं तो ठहरी एक बिजनेस करने वाली, तुम्हारी अच्छी तरह से मदद कर सकती हूँ। हम दोनों अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास कपड़े हैं और तुम्हारे पास हाथ की कला। बोलो, अगर हम दोनों मिलकर एक अच्छा फैशनदार कपड़ा बाजार में बेचें और एक अच्छी सी दुकान खोलें, तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। यह बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा बिजनेस करने का। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। इससे मेरा मन भी लगा रहेगा और मैं अपने सपने को साकार कर पाऊंगी। मीना, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल ही इसकी शुरुआत करते हैं। जब सुमन को मीना मिली, तो उसे मानो जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल गई हो जीने की। अब वह अपने हाथों की कला को फैशन का रूप देकर एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती थी। अब सुमन को यह समझ आ गया था कि वह अपने जीवन का सदुपयोग केवल अपने भविष्य को संवार कर ही कर सकती है और दुनिया को अपने काम और हुनर से ही जीत सकती है, क्योंकि मीना ने भी सुमन को उसके हाथों की कला से ही पहचाना था। अब सुमन अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहती थी, जैसे उसकी दोस्त मीना अपने जीवन में एक सफल व्यवसाय कर रही थी। सुमन अब रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम निपटाकर सिलाई करती और गांव की औरतों को भी सिलाई सिखाती। वह नए नए और महंगे ब्रांडेड कपड़े भी सिल लेती थी। उसकी सिलाई किए हुए कपड़े दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। वह कोट पैंट, लहंगा और अन्य डिजाइनर कपड़े बड़ी खूबसूरती से सिल लेती थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर अपनी एक दुकान भी खोल ली, जिसमें वह ब्रांडेड कपड़े रखती थी, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। सुमन अपने कपड़ों का व्यापार अब दूर दूर तक करने लगी थी। उसके बनाए हुए कपड़े गांव से लेकर शहर तक मशहूर हो गए थे। वह मोबाइल पर लाइव वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस भी देने लगी थी, जिससे उसे काफी मुनाफा होने लगा था।
भगवान का नाम लेकर शुरू करती थी। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सुमन ने गांव-गांव जाकर अपनी सिलाई का प्रचार भी किया। उसने गांव की और सभी औरतों को भी अपने साथ जोड़ा। यह सब करते करते समय भी लगा और मेहनत भी, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह अपने कपड़ों की सिलाई के व्यापार को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती रही। शुरू में उसे कभी कभी निराशा का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अंत में उसकी जीत हुई। वह अपने व्यापार को सफल बनाने में कामयाब हुई। वह अब शहर में 5 दुकानों की मालकिन बन गई थी। उसके पास अब कर्मचारी भी काम करने लगे थे। उसके कर्मचारी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसकी दुकानों में हर समय भीड़ लगी रहती थी। अब उसके सास, ससुर और ननद भी उसकी तारीफ करने लगे थे। सच कहा है किसी ने, अगर हम खुद को कामयाब बनाने में लग जाएं, तो हर शख्स आपका अपना बनने को तैयार रहता है। अब सुमन एक कामयाब फैशन डिजाइनर और 5 दुकानों की मालकिन बन चुकी थी, जिसके कारण उसे घर और बाहर सम्मान से देखा जाने लगा था। उसकी पहचान अब उसके काम से होने लगी थी। घर में भी उसकी सास उसकी खूब तारीफ करने लगी थी।